हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का फ्रेंड्स फिर से वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट लगभग एग्जामिनेशन में लगभग सभी एग्जामिनेशंस के अंदर जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है या जहाँ पर इंश्योरेंस का टॉपिक पूछा आता है उसमें काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम समझेंगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या होता है या इसका काम क्या होता है ना, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, देखिए फ्रेंड्स, ऑम्बुड्समैन जो शब्द है इसका मतलब होता है लोकपाल, है ना। और जब हम लोग सभी लोग लोकपाल शब्द का नाम सुनते हैं तो आई थिंक ऑलमोस्ट आप सभी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अन्ना हजारे साहब या फिर केजरीवाल साहब की जो है इमेज जरूर आती होगी कि हाँ यार, एक लोकपाल वाला आंदोलन तो हुआ था, इसमें बेचारे जो है अन्ना साहब ने कुछ की जो है उनको कुछ फ़ायदा हुआ या ना हुआ, लेकिन केजरीवाल साहब तो बढ़िया कर ले गए, वो तो सीएम भी बन गए। आई एम नॉट डिबेटिंग दैट केजरीवाल साहब अच्छे हैं कि खराब है, मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोकपाल शब्द का दिमाग में आपके नाम आता है तो यही रीज़न होता है। अच्छा, अगर आप सोचे तो लोकपाल लाने का पीछे मकसद क्या था, तो भाई लोगों की समस्याओं का जल्दी से निपटारा किया है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ लोकपाल। ठीक, तो यहां पर हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं आज के सेशन में इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के बारे में। इसका मतलब इंश्योरेंस लोकपाल के बारे में हम समझने वाले हैं। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का अगर मैं बेसिक एक आउटलाइन दूं आपको तो ये बेसिकली होता क्या है ना। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का काम क्या होता है या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बेसिकली फंक्शन क्या करता है, ये जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कस्टमर हैं, जो बीमा कंपनियों के जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो शिकायतें हैं अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, उन कंप्लेंट्स, उन जो है शिकायतों को देखने के लिए ये इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन काम करता है। जैसे बीमा कंपनियों के लिए इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या इंश्योरेंस लोकपाल की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही सेम बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन भी होता है, जो कि अब इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आरबीआई ने स्टार्ट किया है। तो वहां पर रेगुलेटर है आरबीआई। अगर आपकी बैंक की समस्याओं से है, मतलब बैंक जो आपको फैसिलिटीज दे रहा है, बैंक आपको जो सर्विसेज दे रहा है, उसकी सर्विसेज से आप खुश नहीं है, उसकी सेवाओं से अगर आप संतुष्ट नहीं है और अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या फिर बैंकिंग लोकपाल का। इन द सिमिलर वे, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारी जो है कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, या जिस इंश्योरेंस कंपनी से हमने बीमा ले रखा है या उससे हमने पॉलिसी ले रखी है, उसकी जो सर्विसेज हैं उससे हम जो है सेटिस्फाई नहीं है, सो इन दैट केस वी कैन मूव टुवर्ड्स द इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। ऐसे केस में हम इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या इंश्योरेंस लोकपाल की तरफ जो है हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बेसिकली क्या होगा, जिसके जो है अगेंस्ट जो है हम वहां पर कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल वहां पर जा सकते हैं और उसको जो है हेल्प आउट हम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन करने का प्रोसीजर क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है ना। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की अगर बात करें तो देश में आईआरडीआई जो है वो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कहीं ना कहीं इसको अपॉइंट करने के लिए जो है, इसके अपॉइंटमेंट के लिए जो है उसकी टीम मेंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रेगुलेटर है। इसका काम क्या है, इसमें किस तरीके से हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, देश के अंदर कितने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन हैं, ठीक है, ऑम्बुड्समैन कितने हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कितने का मुआवजा मिल सकता है या क्या सारा प्रोसेस है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग फिलहाल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बेसिक सा पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, व्हाई वी नीड इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या इंश्योरेंस लोकपाल की जरूरत क्यों है, टू रिड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। तो इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट अगर हम कंप्लेन करना चाहते हैं, सो वी यूज दिस वन। ठीक है, तो व्हाट इज इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स जो है लिखे हुए हैं। आई हैव नोटेड डाउन दिस वन इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड डोंट वरी, जल्द ही ये आपको जो है वाइट फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रिंट दिस वन। ठीक, तो बीमा लोकपाल की योजना जो है सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका काम क्या है, बैंकिंग की सुविधाएं जो है उसके अगेंस्ट जो आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वहां पर आप शिकायत जो है कर सकते हैं। देश के अंदर ऐसे 17 बैंकिंग ऑम्बुड्समैन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां हम कंप्लेन करने के लिए, शिकायत के लिए क्या कर सकते हैं, काम जो है वहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर ऐसे 17 आपको इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो है देखने को मिलेंगे, जहां पर हम कंप्लेन या शिकायत कर सकते हैं। मैं थ्योरी पर जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं इन जस्ट फॉर ऑफ एग्जांपल, है ना, एग्जांपल के तौर पर। और ये एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अगर एक कस्टमर हैं बीमा कंपनी के, तो आप किस तरीके से जाके कंप्लेन करेंगे
वो मैं सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई सो दैट मीन्स इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन आपका कंप्लीट है। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज एक राम नाम का कोई कस्टमर है या मोहन नाम का कोई कस्टमर है। लेट्स सपोज दिस वन इज अ कस्टमर, ये मोहन नाम का कस्टमर है। अभी फिलहाल ये आपको खुश दिख रहा है ये मोहन, क्योंकि अभी तक इसकी सुविधाएं बढ़िया चल रही थी, लेकिन बाद में किसी कारण से जब इसको पैसे की जरूरत हुई या क्लेम की जरूरत हुई या फिर कोई बीच में सुविधा लेना चाहता था बीमा कंपनी से, वो उसको अच्छी नहीं मिली, तो उसके बाद ये बेचारा दुखी हो गया है। अब ये मोहन को क्या करना है, मोहन को कंप्लेन फाइल करना है बीमा कंपनी के खिलाफ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द नेम कि मान लेते हैं कि एलआईसी की ये सुविधा इसने ली थी, एलआईसी की पॉलिसी ली थी और एलआईसी उसको कुछ सर्विसेज दे रहा था, बट ये उससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या हम सीधे बैंकिंग लोकपाल या सीधे हम इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या फिर बीमा लोकपाल की तरफ रुख कर दें, सीधे हम वहां चले जाएं, या उसके अलावा कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है जिसके जरिए हम यहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या प्रोसेस, क्या स्टेप ध्यान रखना है। आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में डायरेक्टली नहीं जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो है कंसर्न बीमा कंपनी को, जिस बीमा कंपनी के खिलाफ हमारी शिकायत है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ये कोई भी बीमा कंपनी हो सकती है XYZ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर LIC लिया जैसे, तो सबसे पहले आपको कंप्लेन जो है वो बीमा कंपनी के पास रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। बीमा कंपनी के पास सबसे पहले आपको अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। कंप्लेन रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जो है कंपनी में जब आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है, जब आप कंप्लेन या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं ऑनलाइन अगर एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज मैं टेलीफोनिक कंप्लेन जो है कहीं कर रहा हूं, तो टेलीफोनिक कंप्लेन आपकी तब कंप्लेन रजिस्टर मानी जाती है जब वहां से आपको एक कंप्लेन नंबर इशू कर दिया जाए। तो आपने किसी कस्टमर केयर से बात की और फिर उसने आपको एक कंप्लेन नंबर दे दिया कि सर ये आपका कंप्लेन नंबर है, हमने आपकी कंप्लेन जो है जनरेट कर दी है और आगे जो है इस पर जो है क्या चल रहा है वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक कंप्लेन नंबर। सो कंप्लेन नंबर इज इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो कंप्लेन नंबर यहां पर हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन कहीं जाके देते हैं तो एप्लीकेशन की रिसीविंग जरूर ले लीजिए। जैसे आप जो है बैंक में ले सपोज आपने कहीं कंप्लेन किया, तो आप जब एप्लीकेशन दें रिटर्न में तो उसकी एक रिसीविंग ले लीजिए, आप मुहर लगवा लीजिए या साइन वगैरह करा लीजिए जिसको आप दे रहे हैं कि हाँ कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, है ना। कंप्लेन यहां पर रजिस्टर कराएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट्स के फॉर्म में बना रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले कंप्लेन आपको रजिस्टर करानी है, अपनी कंप्लेन जो आपकी कंसर्न बीमा कंपनी है, जिस बीमा कंपनी में आप कंप्लेन कर रहे हैं उसमें कंप्लेन रजिस्टर कराइए। कंप्लेन आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं, कंप्लेन आप ऑफलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया, आप टेलीफोनिक घर बैठे बैठे करा लीजिए, मेल कर दीजिए या वेबसाइट पर जाके कंप्लेन कर दीजिए, ये हो गया ऑनलाइन तरीका, है ना। ऑफलाइन में आप फिजिकली जो आपकी बीमा कंपनी है उसमें आप जाके कंप्लेन खुद से रजिस्टर कराएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम जिस बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में, सबसे पहले तो उस बीमा कंपनी में ही हमें कंप्लेन करनी है। ठीक है, उस बीमा कंपनी में ही हमें क्या करनी है, कंप्लेन करनी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या करना है। जब आपने बीमा कंपनी में कंप्लेन कर दिया तो लेट्स सपोज ये आपका पहला दिन था, आज आपने कंप्लेन किया है, इसके बाद आपको 30 दिनों तक 30 डेज तक आपको वेट करना है ना। अमूमन 30 दिन का टाइम होता है, आपको 1 महीना कहा जाता है बट जनरली 30 दिन होता है। 30 डेज तक आपको वेट करना है, 30 दिन का आपको समय देना है बीमा कंपनी को। इनडायरेक्टली मैं यहां लिख देता हूं LIC को, आप जो है 30 दिन का समय देंगे और 30 डेज आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। 30 दिन आप इंतजार करेंगे, 30 डेज आप इंतजार करेंगे। अब इसमें होगा क्या, 30 दिनों के अंदर या तो बीमा कंपनी आपको कोई सोल्यूशन दे देगी, आपको कोई समाधान दे देगी। And let's suppose आपको समाधान मिला and you are absolutely satisfied from that particular solution, आपको कुछ बीमा कंपनी ने जो है सलाह दिया या फिर कुछ सुझाव दिया या कुछ सोल्यूशन दिया, आपको कुछ उपाय सुझाया उसने और उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं।
अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं जो भी उसने आपको सुझाव दिया, जो भी उसने आपको बताया, सो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तब तो फिर कोई मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं भाई। जब हमारी समस्या का समाधान यहीं पर निपट गया तो फिर क्या जरूरत, फिर तो बात खत्म ही हो गई। बट दो केसेस और बनते हैं। मान लेते हैं 30 दिन के अंदर आपको कोई समाधान बीमा कंपनी ने दिया ही नहीं, 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया, पहला केस। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको उसने कोई सलूशन तो दिया, आपको कोई समाधान तो दिया, लेकिन आप उससे संतुष्ट ही नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, या तो उसने समाधान दिया, हम संतुष्ट नहीं हैं, या फिर 30 दिन उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, 30 दिन आपको कुछ कहा ही नहीं, कुछ जवाब दिया ही नहीं। अब आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 30 डेज कि अब हम रुख कर सकते हैं, अब हम जा सकते हैं इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की तरफ, बीमा लोकपाल की तरफ अब हम रुख कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे जैसे आपका 30 दिन कंप्लीट होता है, 30 डेज का टाइम आपका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इसके नेक्स्ट डे से मतलब इसके अगले दिन से पूरे 1 साल तक, पूरे 1 साल तक अप टू 1 ईयर, पूरा आपके पास 1 साल का समय रहेगा। पूरे 1 साल तक आप कभी भी बीमा लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब इस शिकायत के बिहाफ पर, इस कंप्लेन के लिए आप जो है बीमा लोकपाल, जो आपका इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, आपका जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या जो बीमा लोकपाल है, उसके पास आप पूरे 1 साल में कभी भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। 1 साल के बाद अगर जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएंगी। अगर इस कंप्लेन को लेकर आप 1 साल के बाद पहुंचते हैं, 1 साल के अंदर ही अंदर आपको कंप्लेन जो है वो दोबारा करनी है, अगर आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाना चाहते हैं, बीमा लोकपाल के पास आप जाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं बीमा लोकपाल की तरफ। अब यहां पर पहला स्टेप क्या था, आपने बीमा कंपनी को कंप्लेन किया, 30 दिन आपने इंतजार किया, 30 दिन कोई उपाय मिला या नहीं मिला हमको समझ में नहीं आया। लेकिन अब अगले स्टेप में हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे दोबारा। यहां पर दोबारा आप कंप्लेन करेंगे, यहां पर आप दोबारा कंप्लेन करेंगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में, बीमा लोकपाल में। और बीमा लोकपाल में कंप्लेन करने का भी तरीका वही होगा, आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। और ये जो आपकी कंप्लेन, पहले वाली जो कंप्लेन की कॉपी है वो यहां पर आप लगाएंगे, आप बताएंगे कि साहब देखो हमने बताया था इनको जो है कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, लेकिन इन्होंने सर कोई हमें समाधान दिया ही नहीं, या हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया, या सर हमें सोल्यूशन तो दिया था लेकिन सर हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं, हमें तो कुछ और सोल्यूशन चाहिए। ठीक, ऐसी बातें होंगी और ये आप कंप्लेन ऑनलाइन या ऑफलाइन इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को बता देंगे। ठीक, बीमा लोकपाल को आपने शिकायत कर दी। अब कहाँ क्या होता है वो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, बट अभी प्रोसीजर समझिए, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, अभी मैं आपके कमेंट्स लूंगा, डोंट वरी, आई विल टेक योर कमेंट्स, बट अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंप्लेन यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको दोनों देखने को मिलेगी। दोनों प्रोसेस में आप यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन कंप्लेन आप रजिस्टर कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। चलिए, हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया और बीमा लोकपाल की तरफ से हमें बुलावा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ दूर कर देता हूँ, बीमा लोकपाल की तरफ से हमें क्या हुआ है, बुलावा आया है। बीमा लोकपाल की तरफ से हमें क्या किया गया है, बुलावा आया है। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, हमारे पास बुलावा आएगा, तीसरा मंथ नहीं है, तीसरे स्टेप में बुलावा आएगा। बुलावा आएगा, आईओ में लिख देता हूं, ये इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, ये हम दोनों लोगों को बुलाएगा। दोनों लोगों मतलब किसको किसको बुलाएगा, एक तो ये बुलाएगा बीमा कंपनी को, ये बीमा कंपनी है, एक तो बीमा कंपनी वाले को बुलाएगा और हमें बुलाएगा। मतलब हम और बीमा कंपनी, इन दोनों लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। ये थोड़ा खुश है कि हाँ चलो अब सामने आए हो हमारे, ये दोनों लोगों को बुलाएगा। सबसे पहले क्या करने की कोशिश करता है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, सबसे पहले कोशिश करता है रिकमेंडेशन की, सबसे पहले कोशिश करता है रिकमेंडेशन की, या फिर आसान भाषा में कहूं, ये पहले बीमा लोकपाल दोनों लोगों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करता है। जब आप दोनों लोगों को बुलाया जाएगा तो बीमा कंपनी से इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कहेगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों कस्टमर को फर्जी परेशान कर रहा है, एक काम करो दोनों लोग आपस में समझौता कर लो, आपस में अभी यही मेरे सामने निपट लो।
और ऑलमोस्ट किसी भी जुरिडिक्शन प्रोसेस में आप जाएंगे तो जनरली यही प्रोसेस होता है कि आपस में आप जो है सेटलमेंट कर लीजिए, आपस में समझौता कर लीजिए। जनरली सिविल सूट मैटर में यही होता है, जहां पैसे या धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें यही होता है कि भाई आपस में क्या लंबा खींचने की जरूरत है, आपस में ही सेटलमेंट कर लो। तो पहला केस है, कंडीशन क्या बनेगी, अगर जो है रिकमेंडेशन के लिए सुझाव देता है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कि दोनों लोग आपस में समझौता कर लो, और मान लेते हैं अगर हम समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वी आर एग्री फॉर द सेटलमेंट, हम बीमा कंपनी के साथ सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, और बीमा कंपनी कह रही सर हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं और 2 लाख पर बात मान जाइए, क्यों लंबा खींच रहे हैं सर, आप भी परेशान होंगे हम भी परेशान होंगे, तो बात यहीं दबा देते हैं या बात यहीं खत्म करते हैं। तो जब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने आपको समझौते के लिए कहा बीमा कंपनी के साथ, या बीमा कंपनी और आपस में आपने समझौता किया, तो समझौते पर हम जो है तैयार हो गए। पहला केस, हम तैयार हो जाते हैं अगर समझौते के लिए, तो मान लेते हैं समझौते के लिए जो राशि तय हुई है वो 2 लाख रुपए की, बीमा कंपनी ने कहा सर देखो 2 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, तैयार है। तो ये 2 लाख रुपए 15 दिन के अंदर 15 डेज में बीमा कंपनी आपको उपलब्ध कराएगी। ये नियम है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कहेगा देखो भाई अगर समझौता हो गया, अगर सेटलमेंट हो गया, मान लेते एग्जांपल ये 2 लाख में तैयार हो गया, आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया, तो वो 2 लाख रुपए आपको अगले 15 दिन के अंदर ये जो बीमा कंपनी वो आपको दे देगी, और फिर कहानी यहीं खत्म हो जाती है, कहानी यहीं खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो 15 डेज के अंदर अगर मैटर जो है यहां पर ओके हो जाता है, बिकॉज 15 डेज के अंदर अगर मैटर ओके हो गया तो कहानी ये आपकी यहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यहीं पर बात ओके है। लेकिन सपोज अगर हम समझौते के लिए ना तैयार हो, है ना, बीमा कंपनी ने हमें, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने हमें समझौते के लिए कहा कि आप सर देख लो, अगर आप समझौता करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अगर हम सेटलमेंट के लिए तैयार ना हो, मान लेते हैं हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि हम सेटलमेंट के लिए तैयार ही नहीं है, हमने मना कर दिया कि देखो हम बिल्कुल तैयार नहीं, हम समझौता करेंगे ही नहीं, हम तैयार नहीं है। अब अगर ऐसा केस होता है कि आप सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन दोनों लोगों को भेजता घर कि भाई अभी एक काम करो, दोनों लोग घर चले जाओ और 3 महीने के बाद जरूर दोबारा वापस आना। तो 3 महीने के अंदर, इसके बाद क्या होता है, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर फिर से दोनों लोगों को बुलाया जाता है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या करेगा, 3 महीने के अंदर फिर से दोनों लोगों को बुलाएगा, फिर से दोनों लोगों को क्या करेगा, बुलाएगा, और इस समय फैसला सुनाया जाएगा इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की तरफ से। जब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन फैसला सुनाता है तो उसको कहते हैं अवार्ड पास करना। उसको क्या कहते हैं, अवार्ड पास करना, AWARD, अवार्ड दे ना, या फिर आपको कुछ मुनाफा जो पैसा वगैरह है आपका मिलेगा। अवार्ड के केस में क्या होता है, यहां पर अवार्ड के केस में इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या करता है, बीमा ऑम्बुड्समैन आपका फैसला सुनाता है। ठीक है, 2 केसेस यहां पर भी संभव है। एक तो हो सकता है फैसला हमारे फेवर में आ गया, फैसला हमारे फेवर में आ गया कि सर मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए, फैसला हमारे फेवर में है कि सर आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। ठीक, तो अगर फैसला हमारे हक में है तो जो ये 5 लाख रुपए कह रही है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो ये 5 लाख आपको कह रहा है, ये 5 लाख रुपए 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। 30 दिन के अंदर, पहले सेटलमेंट होता था तो 15 दिन के अंदर पैसा मिलता था। अगर अवार्ड पास हुआ, बीमा कंपनी ने अपना सोल्यूशन पास किया, अपना जजमेंट पास किया है, तो उस जजमेंट पे आपको 30 दिन के अंदर जो पैसा कहा गया है वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं फैसला आपके फेवर में नहीं है, आप दुखी हो गए, बात यहां दुखी हो गए, फैसला आपके हक में ही नहीं आया, बीमा कंपनी ने, लोकपाल ने कहा कि देखो तुम ही यार ग्राहक फर्जीवाड़ा कर रहे हो, बीमा कंपनी से ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर अब क्या करें, हम तो यहां से भगा दिए गए। देखिए इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में लोकपाल करने से पहले कुछ नियम है, वो हमें फॉलो करने हैं। क्या नियम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इससे पहले आपने किसी कोर्ट में या किसी ज्यूरिडिक्शन बॉडी में कंप्लेन ना किया हो। ऐसा ना हो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाके केस ठोक दिया, या सिविल सूट के मैटर में, या फिर
हाई कोर्ट में मान लेते चले, हाई कोर्ट में इस मामले में नहीं जा सकते बट मान लेते हैं चले गए, कंपनी की धोखाधड़ी मामले में जा भी सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आप कहीं और चले गए किसी कोर्ट में, तो अगर आपका केस किसी और कोर्ट में चल रहा है तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन आपके मामले को नहीं देखेगा। दूसरी बात, अगर जो है मान लेते हैं आपने इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में केस कर दिया और यहां केस चल रहा है, तो जब तक केस यहां चल रहा है और आपको फाइनली सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लेते हैं इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन से आपको सोल्यूशन नहीं मिला हो और इसने जो आपको बोला आप उससे संतुष्ट नहीं है, अब आप इसके बाद कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो अगर आप बीमा लोकपाल से संतुष्ट नहीं है, इन्होंने जो फैसला सुना, यू आर नॉट एग्री फ्रॉम दिस वन, तो अब आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ठीक है। देश के अंदर भारत में वर्तमान समय में 17 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन उपलब्ध हैं, 17 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है। देश के अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में ये अवेलेबल है, ये उपलब्ध है। आप जिस लोकेशन पर हैं या आपकी बीमा कंपनी जिस ज्यूरिडिक्शन लोकेशन में आती है, वहां पर हम जनरली कंप्लेन फाइल करते हैं और हमारे कंप्लेन का समाधान होता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है ये केवल और केवल 30 लाख तक के केसेस देखता है। ये केवल 30 लाख रुपए तक के केसेस को हैंडल करता है। अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा बड़ा केस है तो फिर भाई आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। आपका मैटर 30 लाख से ज्यादा का है, 30 लाख से ज्यादा का कंपनसेशन है, 30 लाख रुपए से बड़े अमाउंट का केस है, सो यू विल हैव टू मूव इन द कोर्ट्स। फिर आप कोर्ट में जाएंगे, फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन नहीं एंटरटेन करेगा, आपको बिल्कुल नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये थी ऑलमोस्ट सारी बातें। मैं एक बार आपको क्विक रिकैप फिर से दे देता हूं, फिर पॉइंट्स पर चलते हैं, फिर एक एक करके हमको इनको नोट्स के फॉर्म में देखते हैं, फिर आराम से इसको समझते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से क्विक रिकैप दे देता हूं, तो आपके माइंड में एक आउटलाइन रहे, तो आपके माइंड में एक आउटलाइन रहेगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि अगर हमारी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम लोकपाल में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है आप अपनी बीमा कंपनी, जो भी आपकी कंसर्न बीमा कंपनी है जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है, उसमें आप कंप्लेन करेंगे। उसमें कंप्लेन करने का वेटिंग पीरियड कितना है, कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा? 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। 30 दिन आप इंतजार करेंगे, 30 डेज आप वेट करेंगे। 30 दिन जब आप इंतजार करेंगे और 30 दिन में आपको सोल्यूशन मिल गया, आप संतुष्ट है, तो बात ही खत्म। पर अगर संतुष्ट नहीं है, आपको जो सोल्यूशन मिला है या फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बीमा लोकपाल के पास जाने के लिए। जिस दिन आपके 30 दिन पूरे होते हैं उसके बाद से पूरे 1 साल तक का समय है, मतलब ऐसा नहीं कि 11 महीने बचे, अगले पूरे 12 महीने तक आप कभी भी बीमा लोकपाल का रुख कर सकते हैं। तो अब क्या प्रोसेस होगा, बीमा लोकपाल में आप कंप्लेन करेंगे, वो कंप्लेन आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी। बीमा लोकपाल के पास इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में आप कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, ठीक। कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद कुछ दिन बाद, अब वो कितना दिन है वो फिक्स नहीं है, कुछ दिन बाद आपको इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की तरफ से बुलावा आएगा और हमें और बीमा कंपनी दोनों को पेश होने के लिए वही तारीख मिलेगी आपको और दोनों लोगों को आपको आना होगा। तो बीमा कंपनी और हम लोग पहुंचेंगे। सबसे पहला प्रयास होता है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का कि हो जाए सेटलमेंट। उसको हम रिकमेंडेशन कहते हैं बीमा की भाषा में। सबसे पहले होता है रिकमेंडेशन, है ना, परामर्श इसको कहते हैं जनरली। तो यहाँ होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में असल में होता क्या है, दोनों पार्टियों के बीच में समझौता कराने की बात की जाती है, जो कि बीमा कंपनी और हमारे बीच में है। अगर सेटलमेंट हो जाता है, अगर समझौता हो जाता है, तो समझौते की राशि 15 दिन के अंदर बीमित व्यक्ति को, जो जिसका बीमा हो रखा है, जो कंपनी है, जो कंप्लेनेंट है, जिससे कंप्लेन की है, शिकायत की, उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सेटलमेंट नहीं बन पाता, बात नहीं बन पाती है, तो फिर इसके 30 दिन बाद, इसके 3 महीने बाद अगली तारीख पड़ेगी। तो जिस दिन ये हो गया मैटर, उसके लगभग 3 महीने के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। 3 महीने का टाइम है, पहले भी बुला सकते हैं, लेकिन 3 महीने का मूवमेंट टाइम लगता है। 3 महीने बाद फिर से बुलाया जाएगा और अब फैसला सुनाया जाएगा। सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए बीमा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन आपको फैसला सुनाएगा। फैसला आपके हक में आया तो जो धनराशि कही गई है बीमा कंपनी को देने के लिए, वो आपको 30 दिन के अंदर मिलेगी। बट अगर अब फैसला आपके खिलाफ है तो फिर बात यहीं खत्म हो जाती है। फिर आप जाइए कोर्ट वगैरह का रुख करिए, आप किसी और ज्यूरिडिक्शन बॉडी में कंप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। लिखना चाहे इन शॉर्ट बना सकते हैं इसको, है ना। जस्ट मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको बनाना चाहे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको बनाना चाहे बना लीजिए, फिर हम चलते हैं नोट्स की तरफ फटाफट। तब तक मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं।
ऑल द टॉपिक्स विल कंप्लीट विद इन दिस वीक। आपके इंश्योरेंस के 2 3 4 टॉपिक और बचे हैं। इन दिस वीक विल कंप्लीट द एंटायर वन। Thanks for the compliment, Ashu. Ravi, within next week. Within next week, don't worry. Mr. Ram, in this week will complete. In this week will complete. Okay, so भाई बाइलिंगुअल ही है सारे सेशन। वट एवर द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग दैट इज बाइलिंगुअल। हाँ, बाइलिंगुअल ही है। वरुण, दीज आर बाइलिंगुअल यार। इसमें मैंने ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज़ किया जो आपको समझ में ना आए। सारे नोट्स इंग्लिश हिंदी में है। यार थोड़ी बातें जो है समझाने के लिए मैं लिख रहा था। मैं बीमा लोकपाल भी बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन भी बोल रहा हूँ, बीमा कंपनी भी बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी भी बोल रहा हूँ, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टर्म आई ट्राई टू बी विद इन बाइलिंगुअल, है ना। तो बाइलिंगुअल ही आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट ऑल द थिंग्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर है। यू डोंट हैव एनी इशू विद इन दिस वन, है ना। एंड चलिए, इसको आप लिख लीजिएगा आराम से। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, एंड लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स, है ना। थोड़ा सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस बनते हैं जनरली पेपर्स में, है ना। सो यू आर टॉकिंग अबाउट बाइलिंगुअल, सो दिस वन इज इन इंग्लिश एंड दिस वन इज इन हिंदी। अंग्रेजी हिंदी दोनों में उपलब्ध है भाई। तो बीमा लोकपाल योजना भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत बीमा धारकों के लिए प्रभावी रूप से कुशल और निष्पक्ष तरीके से उनकी शिकायतों को अदालत प्रणाली से बाहर निपटाने के लिए बनाई गई थी, ताकि हम बाहर जो है कोर्ट से बाहर ही अपना फास्ट ट्रैक तरीके से अपना सोल्यूशन जो है निकाल सकें। देश के अंदर ऐसे 17 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, 17 बीमा लोकपाल देश के अंदर उपलब्ध हैं। आप अपनी कंप्लेंट बीमा लोकपाल के पास लिखित रूप में या फिर ऑनलाइन के रूप में किसी भी प्रकार से आप अपनी कंप्लेंट यहां पर कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लेन करने का ऑप्शन दोनों तरीके से होता है। वी कैन गो फॉर ऑनलाइन कंप्लेन एज वेल एज ऑफलाइन कंप्लेन। सो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं या ऑफलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस थ्रू इन व्हाट आर दोज कंडीशन, वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं। बीमा कंपनी आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा कर रही हो, आपने कंप्लेन किया हो, 30 दिन तक इंतजार किया हो और बीमा कंपनी ने आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया हो, कोई सोल्यूशन नहीं दिया हो। तो 30 दिन इंतजार करने के बाद या 30 दिन आपने वेट किया, आपको सोल्यूशन मिला, बट अगर आप संतुष्ट नहीं है तब आप यहां पर जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 30 दिन तक आपको जवाब नहीं दिया गया तब आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बीमा कंपनी के साथ अपनी शिकायत करेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने खारिज कर दिया या आप संतुष्ट नहीं हैं 30 दिनों तक या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इसके बाद आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आपको जो टाइम मिलने वाला है वो जो है 30 डेज का ही वेटिंग टाइम है, ठीक। और मैंने आपको बताया कितने तक के केसेस आपके इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के अंदर देखे आ सकते हैं। 30 लाख के अधिकतम मूल्य के। तो दावा किए गए खर्च का जो मैक्सिमम जो कंपनसेशन अमाउंट है दैट कैन नॉट एक्सीड अप टू 30 लाख रुपीस। याद रखिएगा दिस फिगर दे कैन डायरेक्टली आस्क इन द एग्जाम। ये अमाउंट सीधे आपसे पेपर में पूछा सकता है, ठीक। उसके बाद कंप्लेनेंट टू द ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन में हम कंप्लेन कर सकते हैं। IRDA का जो कानून है उसके तहत अगर जो है बीमा कंपनी आपको सही से सर्विस नहीं देती है, कुछ फर्जीवाड़ा करती है, कुछ फ्रॉड करती है, धोखाधड़ी करती है ना, आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तो जो अलग अलग दावे की जो ये नियम कानून को शर्तें लिखी हुई आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है। तो वही मैंने आपको बताया था, कंप्लेन किया, 30 डेज वेट किया, 30 दिन इंतजार किया। 30 दिन इंतजार करने के बाद फिर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला या मिला हम संतुष्ट नहीं है, फिर उसके बाद हम वेट करते हैं, कंप्लेन करते हैं इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में। फिर उसके बाद क्या होता है, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन हमें बुलाता है। तो इंश्योरेंस जब बीमा लोकपाल हमें बुलाता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रिकमेंडेशन का। रिकमेंडेशन में होती सिफारिश, और सिफारिश का मतलब क्या होता है भाई, समझौते का काम हो रहा है, सेटलमेंट का काम हो रहा है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब राजू और श्याम के बीच में जब लड़ाई होती है तो अक्सर बाबू राव क्या करता है, समझौते कराने की कोशिश करता है, सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। तो जब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो रिकमेंडेशन में असल में होता क्या है, जो बीमा कंपनी है, जो बीमा लोकपाल है, वो हमें सेटलमेंट कराने के लिए प्रोसेस करता है, समझौता कराने के लिए प्रोसेस करता है। तो लोकपाल मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा रिकमेंडेशन के तौर पर। विवाद के तथ्यों के आधार पर उचित सिफारिश पर पहुंचे यदि आप इसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगर आप फाइनल सेटलमेंट एग्री करते हैं
तो बीमा लोकपाल कहता है कि बीमा कंपनी को 15 दिनों के अंदर 15 डेज के अंदर पैसा आपको देना पड़ेगा. सो वी हैव डिस्कस दैट कि विद इन द 15 डेज द इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल ऑल द क्लेम्स. तो जितना भी पैसा है जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने जो आपको कहा था समझौते के लिए, और आप तैयार हो गए हैं, तो जो समझौते की धनराशि है वो 15 दिनों के अंदर भाई व्यक्ति को दे दी जाएगी. 15 दिन के अंदर अगर नहीं देते हैं तो फिर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा. तो अगर आप समझौते के लिए तैयार हैं तो अपने बात पर आपको बिल्कुल टिके रहना है और बीमा कंपनी 15 दिन के अंदर आपको पैसा दे देगी. तो यहां पर बात है 15 दिन की. ये जो मैं दिन वगैरह यहां पर बता रहा हूं, दीज आर फिक्स, है ना, ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूं, या आप कोई भी नंबर हो जाए, दीज नंबर आर एब्सोल्युटली फिक्स. और ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स है ना, इसको याद रखिएगा. और दे कैन डायरेक्टली आस्क विद इन द एग्जाम. ये सीधे एग्जामिनेशन में, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में, चाहे LIC का पेपर हो, LIC AA हो, या फिर बाकी जो है पेपर्स होते हैं SIC वगैरह के, तो बीमा के लगभग सभी एग्जामिनेशंस में इस तरह के टर्म्स बहुत पूछे आते हैं. हेंस आपसे भी इस तरह के टर्म्स पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा इफ दे विल आस्क. ठीक, चलिए अगला है हमारे पास, नेक्स्ट वन है हमारे पास अवार्ड, है ना. अवार्ड पास करने के केस में हम देखते हैं क्या है. अवार्ड जो है पास करने का यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है. अवार्ड में क्या होता है, हमने देखा था जब बीमा कंपनी के पास हम सेटलमेंट, बीमा कंपनी ने आपके साथ सेटलमेंट करने से मना कर दिया या हमने मना कर दिया सेटलमेंट करने से, तो आखिरी जो वार है, आखिरी जो रिजल्ट है वो अब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन देता है. तो बीमा लोकपाल हमें क्या करता है भाई, 3 महीने के अंदर बुलाता है. विद इन 3 months विल कॉल अगेन. 3 महीने के अंदर हमें बुलाया जाएगा और 3 महीने के अंदर जब बुला के वो अवार्ड पास करेगा तो जितनी धनराशि कहेगा, जितना कंपनसेशन हर्जाना देने के लिए कहा जाएगा इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को, सॉरी बीमा कंपनी को, वो बीमा कंपनी आपको अब 30 दिन के अंदर देगी. तो 3 महीने के अंदर बुलाया जाएगा और हर्जाना 30 दिन के अंदर मिल जाएगा. तो वही बात यहां पर लिखी हुई है. यदि सिफारिश, जो रिकमेंडेशन हमने किया था, सेटलमेंट किया था, वो नहीं होता है तो लोकपाल शिकायतकर्ता से सभी आवश्यकताएं प्राप्त करके, सारी डिटेलिंग लेकर के 3 महीने के भीतर एक बार फिर से अवार्ड के लिए पुरस्कृत करने के लिए बुलाया जाता है. और अगर अवार्ड पास हो गया तो बीमाकर्ता अधिनियम प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आपको ये जो पैसा है, जो अनुपालन की सूचना जो है, पैसा उसको आपको देना पड़ेगा. 30 डेज के अंदर ये प्रोसेस आपका क्लियर होगा. तो यहां पर मैंने आपकी सभी शिकायतों का समाधान कर दिया है. ठीक है, अब इसमें हम कुछ नए संशोधन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, भारत के अंदर वर्तमान समय में 17 इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन सेंटर्स अवेलेबल है. देश के अंदर 17 इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, 17 बीमा लोकपाल हैं, जहां पर हम अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. ये जगह आपको देखने को मिलेगी, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कलकत्ता या फिर कोलकाता, और लखनऊ, मुंबई, पुणे, पटना, नोएडा. देश भर में ऐसे 17 इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के सेंटर्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं और इनमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन हम अपनी फाइल कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अमेंडमेंट एक्ट 2021. ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या है, उसकी जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बता दी. 2021 में सरकार ने इंश्योरेंस बीमा लोकपाल से संबंधित कुछ संशोधन इंट्रोड्यूस किया. वो संशोधन क्या है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देता हूं, उनको ध्यान रखिएगा. दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन 2021 के अंदर कुछ सरकार ने संशोधन जो है वो इंट्रोड्यूस किया. वो क्या संशोधन, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं. पहले देखिए, पहले के ज़माने में होता क्या था, 2021 से पहले जनरली देखने को क्या मिलता था कि हमें जो है बीमा पॉलिसी जो है, जनरली हम लोग बीमा एजेंट से या बीमा के ब्रोकर वगैरह से, एजेंट क्या होता है आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, आगे उसका टॉपिक है आपका, तो वो उससे हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं. ठीक है, और मान लेते हैं वो बंदा हमसे कोई धोखाधड़ी कर देता है, एजेंट अगर कोई धोखाधड़ी किया या ब्रोकर ने अगर कोई धोखाधड़ी किया, तो अगर हम बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत भी करते हैं तो जो कंप्लेन वगैरह है वो बीमा कंपनी तक ही सीमित रहती है ना. जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, जो अपना जजमेंट है, उसके जो न्याय प्रणाली का जो दायरा है, उसमें एजेंट और ब्रोकर नहीं आते थे, है ना. एजेंट और ब्रोकर नहीं आते थे और वो केवल हर्जाना या पेनल्टी वगैरह चार्ज कर सकता था बीमा कंपनी के खिलाफ ऑम्बुड्समैन. मतलब एजेंट और ब्रोकर वगैरह ये सब इस बीमा लोकपाल के दायरे से, इसके जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है उससे बाहर थे. मतलब ये उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं पास कर सकता था. बीमा कंपनी अपने हिस्से पर सही है, तो कई बार ऐसा मैटर फंसता था कि बीमा कंपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम भी अपनी जगह बिल्कुल सही, हमारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन धोखाधड़ी बीच में की है एजेंट ने.
या ब्रोकर ने धोखाधड़ी आपके साथ कर दी है। तो ऐसे में चूंकि एजेंट और ये जो बीच में जो ब्रोकर वगैरह थे ये इसके दायरे में नहीं आते थे, तो वो उसका काफी हद तक फायदा उठाते थे। सरकार ने जो 2021 का जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इसमें सरकार ने एक नई और बहुत ही बेहतरीन बात जोड़ दी। सरकार ने कहा कि अब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के जुरिडिक्शन के दायरे में, इसकी न्यायिक प्रणाली के अंदर या न्यायिक जो उसका जो सिस्टम है, जुरिडिक्शन सिस्टम है, उस प्रणाली के अंदर, उस दायरे के अंदर अब इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ब्रोकर हैं, ये जितने भी समस्त लोग, जितने भी सभी के सभी लोग जो बीमा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, है ना, जो बीमा आपको देने के लिए या बीमा बेचने के लिए काम करते हैं, ये सभी के सभी इस दायरे में आएंगे। तो अगर कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है, कोई हमारे साथ फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, तो इन फ्यूचर अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन में एजेंट भी नापा जा सकता है, ब्रोकर भी नापा जा सकता है, और बीच में जो इंटरमीडियरी कंपनी है, जो बीच में बिचौलिया लोग जो काम कर रहे हैं, कंपनीज वगैरह कुछ, वो भी सबके सब नप सकती हैं। तो अब इस मामले में जब से ये चीज हो चुकी है, तब से जो एजेंट हैं वो थोड़े सतर्क हैं, वो फर्जीवाड़ा कम करेंगे, या बीच में जो लोग हैं वो फर्जीवाड़ा कम करेंगे, तो सिर्फ फ्रॉड्स जो है वो कम होगा, जो है जो कस्टमर्स हैं, बीमा के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन चीज जोड़ी गई। ठीक, एक बात आपको समझ में आ गई। एक मोटा संशोधन जो है, ये हमें जो ध्यान रखना है ना, वो हमारे काम का है, वो हम इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा एक बड़ा संशोधन ये किया गया, जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, जो बीमा लोकपाल जो व्यक्ति है, जो अपॉइंटमेंट उसका किया जाता है, जो उसकी नियुक्ति होती है, तो पहले इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का जो रिटायरमेंट का एज था, जो बीमा लोकपाल का जो व्यक्ति अपॉइंट होगा, है ना, उसके जो रिटायरमेंट की एज थी पहले हुआ करती थी 70 साल, 70 ईयर्स। मतलब मैं लेट्स सपोज इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पोस्ट पर मेरे को नियुक्त किया गया है बीमा लोकपाल के तौर पर, तो मैं जो है 70 साल तक की एज तक मैं जजमेंट पास करूंगा, 70 साल तक मैं पद पर बना रहूंगा, और वही फिर रिटायरमेंट एज होगी। कार्यकाल पहले भी 3 वर्ष का हुआ करता था इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का, कि जब मैं नियुक्त किया जाऊंगा उससे 3 साल तक मेरा कार्यकाल रहेगा, 3 ईयर का टेन्योर, या फिर 70 साल की रिटायरमेंट एज। तो अगर लेट्स सपोज मैं 68 ईयर की एज में ही अपॉइंट कर दिया गया, तो भाई 2 ही साल रह पाऊंगा, क्योंकि 70 में तो रिटायरमेंट हो जाऊंगा, 3 साल पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब जो है नया जो नियम आया है, उसमें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में जो लोकपाल है, जो बीमा लोकपाल है, उसकी रिटायरमेंट एज को कम कर दिया गया, और जो नई रिटायरमेंट एज है वो है 68 साल, 68 ईयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, द न्यू रिटायरमेंट एज इज 68 ईयर, 70 ईयर से घटा के 68 ईयर कर दिया गया। इसका मतलब अगर आज की डेट में मेरे को इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पद पर अपॉइंट किया जाता है, तो नियुक्ति 3 साल के लिए ही होगी, लेकिन रिटायरमेंट एज अब 68 साल की होगी, 68 ईयर की रिटायरमेंट एज है। और जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पद पर जिसको नियुक्त किया जा रहा है, उसमें और भी बातें बहुत सारी लिखी, लेकिन वो ज़्यादा हमारे काम की नहीं, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि जो बीमित व्यक्ति जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बनेगा, उसका 25 साल कम से कम इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस वगैरह की बातें बताई गई। एक बात इसमें और ध्यान रख सकते हैं, जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन इंश्योरेंस लोकपाल के पद पर नियुक्त होगा, उसकी मिनिमम एज 55 साल है और मैक्सिमम एज 65 साल है। तो 55 से 65 साल के बीच में ही एज होनी चाहिए। तो अगर मैं 55 से 65 साल के बीच में मेरी आय है, एज है, तो मैं बीमा लोकपाल के पद पर नियुक्त हो सकता हूँ। बट अगर 65 से ज़्यादा हूँ तो नहीं, और 55 से कम एज है तो नहीं, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी पोस्ट है। इस पोस्ट पर जो बंदा है उसको फैसले सुनाना है, जजमेंट पास करना है, और अगर उसके पास पीछे एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, एक लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, तो आप सोचिए वो कैसे फैसले सुनाएगा, और फैसले इधर उधर उल्टे सीधे सुनाएगा, तो जजमेंट, कहते हैं ना, जजमेंट थोड़ा लेट हो लेकिन सही हो। तो भारतीय जुडिशरी सिस्टम के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है, चाहे आप कोर्ट्स के बारे में कहें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के बारे में आप कहें, तो कहा जाता है कि भारत में जुरिडिक्शन जो प्रोसेस है, जो न्यायिक प्रणाली है, वो थोड़ी स्लो भले है लेकिन करप्ट नहीं है। और करप्ट होती तो बड़े बड़े जो नेता वगैरह सब जेल में चले जाते, या बड़े बड़े कई बार बाबा वगैरह भी जेल में चले जाते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी कहते हैं लोग कि देर से मिला हुआ जो कहते हैं ना न्याय है, वो तो अन्याय के लगभग बराबर ही होता है, तो ऐसा भी कई लोग कहते हैं। तो वो अलग अलग डिबेट्स हैं। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको उस पॉइंट पर ले चलता हूं कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के सारे पॉइंट्स जो अभी हमने सेशन में पढ़े हैं, एक स्क्रीन पर देख लेते हैं, सो दैट ये सारे पॉइंट्स हमें
ध्यान रहे अच्छे से। ओके, सो लेट्स कम ऑन दिस वन। चलिए, मैंने जो आपको बताया है कि एजेंट वगैरह और इंश्योरेंस ब्रोकर वगैरह ये सब इसके अंदर ला दिए गए हैं, वो सब आप पढ़िएगा, दैट इज फॉर यू। हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी की सरकार ने, और दैट इज टू गुड। एक पॉइंट में और मिस कर गया, उसको मैं बताता हूं आपको। एक चीज और नई सरकार ने जोड़ी है 2021 के संशोधन में, कि अगर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन चाहे, चूंकि वो कोविड का टाइम चल रहा था, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही होंगी, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हुई। वीडियो केवाईसी का सिस्टम आज की डेट में स्टार्ट हो गया। आप घर बैठे बैठे अपना बैंक खाता खुला सकते हैं, फोन से ही ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी हो जाएगी, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, तो वी केवाईसी शुरू हो गया। ऐसे ही कहा गया इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अगर चाहे तो फैसले के लिए, जजमेंट के लिए, है ना, या फिर वो डिस्कशन करने के लिए क्लाइंट्स के साथ, मतलब जो डेट वगैरह अगर होती है, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन इंश्योरेंस कंपनी और बीमित व्यक्ति के साथ जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है अपने जो है जो केसेस हैं उनको हैंडल कर सकता है और उनको बता सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ये सारी चीज़ें जो है प्रयोग की जा रही हैं, और इसके थ्रू भी अगर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन चाहे, जरूरी है बीमित व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ऑनलाइन की भी अब सुविधा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए वही सारी बातें यहाँ पर मेंशन थी, और जो है चलिए एक बार हम सारी समरी ऑफ द सेशन देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए ऐड की है, आप हिंदी में देखते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंदी में इस बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर इंग्लिश में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे पॉइंट्स, अगर इतनी बातें आपको ध्यान है, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला, देश के अंदर कुल कितने बीमा लोकपाल हैं? आंसर याद रखिएगा 17। ठीक, बीमा लोकपाल से शिकायत करें और कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी है? 30 डेज का हमारा वेटिंग टाइम पीरियड है। सबसे पहला स्टेप, बीमा कंपनी में कंप्लेन करिए, 30 दिन इंतजार करिए। अगला, टोटल कंप्लेनेंट का जो कंपनसेशन अमाउंट है, कितने तक का मैक्सिमम कंप्लेन कर सकते हैं? 30 लाख तक की धनराशि का। बीमा लोकपाल पहले तो करता है रिकमेंडेशन, जिसमें बीमा कंपनी आपको 15 दिन के अंदर पैसा दे देती है अगर हम कोई समझौता या सेटलमेंट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो होता है अवार्ड, और अवार्ड में क्या होता है, 3 महीने के अंदर पुरस्कार अवार्ड में बीमा लोकपाल 3 महीने के अंदर हमें बुलाता है, और बीमा कंपनी को जो अगर हर्जाना देना पड़ा तो बीमा कंपनी हर्जाना 30 दिन के अंदर देगी। ठीक, ये भी हमने समझ लिया। संशोधन हमने देखा, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का टेन्योर कितना है, कार्यकाल का समय कितना है? तो भाई ध्यान रखिएगा 3 वर्ष का कार्यकाल है। न्यूनतम आयु जो है वो ज्वाइन करने की 55 साल है, और अधिकतम रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 साल। तो 55 से 65 साल के बीच में हमें नियुक्त होना है। पहले जो है रिटायरमेंट की एज 68-70 साल हुआ करती थी, उसको घटा के सरकार ने 68 साल कर दिया गया। तो सेवानिवृत्त का समय या रिटायरमेंट का टाइम अब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का 70 साल नहीं 68 साल है। ठीक है, और बीमा इंडस्ट्री में 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एटलीस्ट 25 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 25 साल का अनुभव रखते हैं और मल्टीपल थिंग्स आर देयर, तो आप बिल्कुल आराम से अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट जो है एक एक्सपर्ट की कमेटी टीम होती है ना, काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए काम करते हैं। वो IRDAI की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से ये नियुक्ति होती है ना। जैसे बैंकों के लिए बैंकिंग लोकपाल होता है, उसमें RBI का अपॉइंटमेंट होता है, RBI रिस्पॉन्सिबल रहता है इनडायरेक्टली, यहाँ पर IRDAI इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन है। सो यस, एब्सोल्युटली यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।